24 दिसंबर 1999 शाम लगभग 5 बजे काठमांडू का त्रिभुवन हवाई अड्डा यात्रियों की भीड़ से भरा हुआ था। सर्द हवा चल रही थी, लोग अपनी टिकट संभाल रहे थे, परिवार विदा ले रहे थे और किसी को भी ये आभास नहीं था कि कुछ ही देर में एक साधारण उड़ान इतिहास के सबसे भयावह अध्यायों में बदलने वाली है। भारतीय विमान IC 814 दिल्ली के लिए तैयार खड़ा था। मुस्कुराते चेहरे, छुट्टियों से लौटते परिवार, काम पर जाने वाले यात्री और सपनों से भरी आंखें, सब कुछ सामान्य था। पर कई बार सबसे बड़ा तूफान आने से पहले मौसम बिल्कुल शांत दिखाई देता है। विमान ने उड़ान भरी, शहर की रोशनियां नीचे छूटने लगीं और बादलों के बीच यात्रा आगे बढ़ी। कुछ यात्री पत्रिका पढ़ रहे थे, कुछ ऊँग रहे थे, कुछ बच्चे खिड़की से बाहर झांक रहे थे। तभी अचानक एक हलचल हुई। कुछ लोग अपनी सीटों से उठे। अगले ही पल चाकू चमका, बंदूक दिखाई दी और पूरे केबिन में ऐसा सन्नाटा छा गया जिसे केवल चीखों ने तोड़ा। 5 अपहरणकर्ताओं ने विमान पर कब्जा कर लिया था। कुछ ही क्षणों में हवा बदल गई। जहां अभी शांति थी, वहां अब दहशत थी। एक मां ने अपने बच्चे को सीने से चिपका लिया। एक बुजुर्ग व्यक्ति कांपते हाथों से सीट पकड़कर बैठ गया। कई यात्रियों की सांसें तेज हो गईं। किसी की आंखों में आंसू थे, किसी की आंखों में प्रार्थना। विमान अब केवल यात्रा का साधन नहीं था, वो आकाश में तैरती कैद बन चुका था। अपहरणकर्ताओं की योजना साफ थी। वे केवल यात्रियों को बंधक नहीं बना रहे थे, वे भारत को चुनौती दे रहे थे। उनका हर कदम सोचा समझा था। गलियारों में घूमते हुए वे डर को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। हर चेहरे पर कठोरता थी, हर हरकत में धमकी। विमान के कर्मचारियों पर दबाव था कि वे आदेश माने, क्योंकि एक छोटी गलती भी किसी निर्दोष की जान ले सकती थी। उधर भारत में खबर पहुंचते ही हलचल मच गई। समाचार चैनलों पर अचानक प्रसारण बदल गया। हर ओर एक ही नाम सुनाई देने लगा, IC 814। लोग घरों में टीवी के सामने बैठ गए। जिनके परिजन उस विमान में थे, उनके लिए हर सेकंड पहाड़ बन चुका था। फोन लगातार बज रहे थे, दफ्तरों में आपात बैठकें शुरू हो चुकी थीं और देश की धड़कन मानो उसी विमान के साथ उड़ रही थी। सरकार के सामने सबसे कठिन प्रश्न था, क्या किया जाए। आतंकियों के सामने झुकना भी भारी था और टकराना उससे भी अधिक खतरनाक। विमान हवा में था, यात्रियों की जान दांव पर थी और समय तेजी से निकल रहा था। इसी बीच विमान को अलग अलग स्थानों की ओर मोड़ा गया। हर नया मोड़ स्थिति को और जटिल बना रहा था। लेकिन असली खेल अभी शुरू होना बाकी था। ये केवल अपहरण नहीं था, ये धैर्य, रणनीति और मनोबल की लड़ाई बनने जा रहा था। और इसी लड़ाई में एक ऐसा नाम आगे आने वाला था जिसे संकट की घड़ी में आखिरी उम्मीद माना जाता था, अजीत डोभाल। विमान अब केवल आकाश में उड़ती मशीन नहीं था, वो पूरे देश की चिंता बन चुका था। हर गुजरते मिनट के साथ यात्रियों की हालत बिगड़ रही थी। कई लोग घंटों से भय में जमे बैठे थे। बच्चों की रोने की आवाजें धीमी पड़ चुकी थीं, क्योंकि थकान डर से भी भारी हो चुकी थी। कुछ यात्री चुपचाप आंखें बंद किए बैठे थे, मानो भीतर ही भीतर अंतिम प्रार्थना कर रहे हों। अपहरणकर्ता लगातार गलियारों में घूम रहे थे ताकि कोई भी सिर उठाने की हिम्मत न कर सके। अब उन्होंने कमरे को नए ढंग से पढ़ना शुरू किया। कौन सबसे ज्यादा बोल रहा है, कौन चुप है, कौन दूसरों की ओर देखकर निर्णय लेता है, किसकी उंगलियां कांप रही हैं। धीरे धीरे एक और सच सामने आया। अपहरणकर्ता बाहर से एक दिख रहे थे, पर भीतर से बटे हुए थे। कुछ आक्रामक थे, कुछ तनाव में थे और कुछ लंबे संकट से थक चुके थे। यही दरार आगे चलकर सबसे बड़ा हथियार बनने वाली थी। कमरे का वातावरण अब पहले जैसा नहीं रहा। बाहर दुनिया घड़ी देख रही थी, पर भीतर दिमागों का युद्ध शुरू हो चुका था। और इस युद्ध की अगली चाल तय करने वाला था एक ऐसा व्यक्ति जो बिना आवाज ऊंची किए भी पूरे खेल का रुख बदल सकता था। अब वार्ता केवल मांगों और जवाबों तक सीमित नहीं रही थी। ये मनोवैज्ञानिक युद्ध बन चुका था, जहां जीत उसी की होती है जो सामने वाले के मन में उतर जाए। अजीत डोभाल ने बातचीत की गति बदल दी। कभी उत्तर देने में समय लिया, कभी ऐसा प्रश्न रखा जिसका सीधा उत्तर देना कठिन था, कभी ऐसी शर्त सामने रखी जिससे अपहरणकर्ताओं को आपस में देखना पड़े। धीरे धीरे कमरे का संतुलन बदलने लगा। जो लोग कुछ समय पहले आदेश दे रहे थे, अब उन्हें हर शब्द सोचकर बोलना पड़ रहा था। उन्होंने समझ लिया था कि भय केवल यात्रियों के भीतर नहीं, अपहरणकर्ताओं के भीतर भी है। वे भी जानते थे कि समय उनके विरुद्ध जा सकता है। लंबा संकट जितना बंधकों को तोड़ता है,
उतना ही अपहरणकर्ताओं की एकता को भी कमजोर करता है। इसी कमजोरी को पकड़ना था। दोभाल ने बातचीत को ऐसे मोड़ा कि समूह के भीतर मतभेद उभरने लगे। कोई जल्दी चाहता था, कोई कठोर रुख पर अड़ा था, कोई चुप रहकर केवल दूसरों को देख रहा था। चेहरों पर तनाव बढ़ने लगा। उधर विमान के भीतर बैठे यात्रियों के लिए हर क्षण भारी था। कई लोग भूख और प्यास से कमजोर पड़ चुके थे। बच्चों की आंखों में अब रोना भी नहीं बचा था, केवल थकान थी। कुछ लोग सीटों पर सिर टिकाकर बैठे थे, कुछ हाथ जोड़कर मौन प्रार्थना कर रहे थे। परिवार एक दूसरे का हाथ ऐसे पकड़े थे मानो स्पर्श छूटते ही साहस भी टूट जाएगा। बाहर खड़े अधिकारियों तक जो भी छोटी सूचना पहुंचती वही उम्मीद बन जाती। कंधार की ठंडी रात और लंबी होती जा रही थी। रनवे की रोशनी दूर तक फैली थी, पर उस विमान के भीतर अंधेरा ही अंधेरा था। पूरी दुनिया इस संकट को देख रही थी। समाचार चैनलों पर लगातार चर्चा चल रही थी। भारत में लोग जाग रहे थे। जिनके अपने उस विमान में थे, उनके लिए घड़ी की हर टिक दिल पर चोट जैसी थी। किसी मां को अपने बेटे की चिंता थी, किसी पत्नी को अपने पति की, किसी बच्चे को अपने पिता की। कमरे में वापस लौटें तो वहां अब हर नजर मायने रखती थी। दोभाल जानते थे कि सामने वाला केवल शब्द नहीं सुनता, वो चेहरे पढ़ता है। इसलिए उनका चेहरा वैसा ही शांत रहा, न क्रोध, न घबराहट, न जल्दबाजी। यही स्थिरता सामने वालों पर दबाव बना रही थी। जब एक पक्ष टूटता दिखाई दे और दूसरा अडिग रहे तो शक्ति का पलड़ा बदलने लगता है। लेकिन समय के साथ एक कठोर सत्य सामने खड़ा था। यात्रियों की जान बचाने के लिए भारत को ऐसा निर्णय लेना पड़ सकता था जिसे इतिहास वर्षों तक बहस में रखेगा। आतंकियों की मांगें कैदियों की रिहाई से जुड़ी थीं। यदि उन्हें ठुकराया जाता तो परिणाम भयावह हो सकते थे। यदि स्वीकार किया जाता तो संदेश भी गहरा जाता। यही वो दुविधा थी जहां कोई भी रास्ता आसान नहीं था। लंबी वार्ताओं, तनाव और लगातार बदलती परिस्थितियों के बाद अंततः निर्णय लिया गया। कुछ आतंकियों की रिहाई के बदले यात्रियों को सुरक्षित वापस लाने का मार्ग चुना गया। ये जीत थी या मजबूरी, इसका निर्णय इतिहास करता रहेगा। पर उस क्षण सबसे बड़ा सत्य केवल इतना था कि विमान के भीतर बैठे निर्दोष लोगों को जीवित घर लौटना चाहिए। जब रिहाई की प्रक्रिया आगे बढ़ी तब पहली बार कई दिनों के बाद उम्मीद स्पष्ट दिखाई दी। बंधक यात्रियों के चेहरे पर अविश्वास और राहत साथ साथ थे। उन्हें जैसे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि वे सचमुच बच सकते हैं। और फिर वो पल आया जब विमान का दरवाजा खुला। जिन लोगों ने कई दिनों तक मौत को सामने बैठा देखा था, वे कांपते कदमों से बाहर उतरने लगे। कोई रो पड़ा, कोई घुटनों के बल बैठ गया, कोई आकाश की ओर देखता रह गया। वे केवल लौटे नहीं थे, वे मृत्यु के दरवाजे से वापस आए थे। IC 814 की वो रात आज भी याद दिलाती है कि कुछ युद्ध गोलियों से नहीं, धैर्य, बुद्धि और साहस से जीते जाते हैं। ऐसी ही सच्ची, रहस्यमयी और रोमांचक घटनाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।